Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student S and P block elements ये हमारा यूनिट है और इस यूनिट को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में पहले हमारे पास आती है पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी हमें डिस्कस करने के लिए हमारा सिलेबस कह रहा है उसमें एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है और इसके साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। लेकिन इसमें जो एटॉमिक रेडियस है उसकी पीरियोडिसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, ये सारी की सारी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मैं उनको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। वही चीजें जो मैं डिस्कस कर चुका हूं वो मैंने इस टॉपिक को भी मद्देनजर रखकर डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं दो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी पीरियोडिसिटी आपके साथ शेयर करूंगा। एक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। पहली आसान सी बात, अगर आप किसी को बताना चाहें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सिंपल। मेल्टिंग पॉइंट को पहले देखें। मेल्टिंग पॉइंट ना स्टूडेंट, एक तो बात है कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है और दूसरी बात ध्यान में रखें कि मेल्टिंग पॉइंट की जो टर्म है ना ये सॉलिड के लिए होती है, सॉलिड के लिए। अब दो मैं यहां इसकी डेफिनेशन करूंगा। दो मैं कहूंगा वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू, इन जहां पे वो कन्वर्ट करना शुरू करे, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब एक और भी बात है, दूसरी जो डेफिनेशन वो वेरी सिंपल। आप ना ये बीकर ले लें, इस बीकर में आपके पास पानी भी है और वाटर के ऊपर आइस भी फ्लोट कर रही है। यानी इस बीकर में दो फिजिकल स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हैं, एक सॉलिड आइस और एक वाटर लिक्विड। तो अब आप इसका ना टेम्परेचर नोट कर लें। इसका टेम्परेचर जो है ना वो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब मैंने जो बोला है ना इसको आप सेंटेंस की सूरत पे ले आओ। वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करती है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट, दोनों इकट्ठी पाई जाती है, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट को डील किया, यही बात आप फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाए। बॉइलिंग पॉइंट पे मैं कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट भी टेम्परेचर होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की टर्म ये सॉलिड के लिए नहीं, ये लिक्विड के लिए ही होती है। यहां भी हम दो ही डेफिनेशन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए। वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट करना शुरू करता है, द टेम्परेचर एट विच a liquid starts to convert into vapors, that is called the boiling point। एक और भी बात जो हम अक्सर बच्चों को बता रहे होते हैं, जो आपके ज़हन में भी है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। मैं तो इसको ज्यादा फोकस करूंगा। यानी वो टेम्परेचर हम उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे कब, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए, हमें उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये तो मैंने ना आपको डेफिनेशन समझाई ना सिर्फ इस हेडिंग को जस्टिफाई करने के लिए। स्टूडेंट एक्चुअली ये दोनों चीजें हैं क्या होता भला क्या है। ये आपके पास सॉलिड है ना, सॉलिड में ये पार्टिकल्स हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के, और जब आप लिक्विड में जाते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाता है, थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं, ये लिक्विड आ गए। और गैस में जाएंगे तो ये तो बहुत ही दूर चले जाएंगे। तो आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये एक्चुअली वो जो हम टेम्परेचर जिस पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, उसको मेजर करने का तरीका क्या है? उसको मेजर करने का तरीका है कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये आपस में कितने स्ट्रांगली बाउंडेड हैं।
ये एक नुक्ता मैं अगर आपको समझा पाया, बुनियादी सा नुक्ता है। यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्या हमें क्या कैसे पता चलता है, ये इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इसका बहुत ज्यादा है। कम क्यों है, ज्यादा क्यों है? वो मेल्टिंग पॉइंट है क्या? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बहुत कम, इसका ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा है। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये कैसे मेजर होते हैं? ये है क्या चीज? वेरी सिंपल। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें बताते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स के दरमियान, ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, जब मैं लफ्ज पार्टिकल्स बोलता हूं ना, पार्टिकल्स, इससे मेरी मुराद एटम्स भी होते हैं, इससे मेरी मुराद आयंस भी होते हैं, इससे मेरी मुराद मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इनको मैं पार्टिकल्स कहता हूं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या बताते हैं? यह बताता है कि किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांग एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस बाउंड टुगेदर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या बताता है कि कितने स्ट्रांगली पार्टिकल्स आपस में बाउंड होते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में जब पार्टिकल्स ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होंगे, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जब पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट। मैं एक और भी बात करता हूं, पहले जनरल वो बात कर लो। स्टूडेंट, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है और मैं पहले जनरल बात कर रहा हूं, फिर इसको थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई करूंगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये मैंने एक जनरल सी बात की। ये वही बात जो मैं ऊपर कर रहा हूं, उसको मैंने ये इस शॉर्टकट में लिख दिया कि जिस सब्सटेंस में पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी, उसका मेल्टिंग और बॉइल। अब पार्टिकल्स के दरमियान कौन से अट्रैक्टिव फोर्स है? क्या मेटालिक बॉन्ड है, क्या कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, क्या वंडरवाल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन से अट्रैक्टिव फोर्स है? वो तो हमारी डिस्कशन का हिस्सा है ना, उसको तो हम डिस्कस करेंगे ना। हम देखेंगे किस सब्सटेंस में पार्टिकल्स के दरमियान कौन से अट्रैक्टिव फोर्स है, कौन से स्ट्रांग है, कौन से वीक है। एक और बड़ा अहम तरीन नुकता मैं कहूंगा कि आपने इसको ज़हन नशीन कर लेना है बेटा जी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसका ताल्लुक है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस से, लेकिन ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, वो आपकी बात ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक और भी बहुत अहम तरीन नुकता है, और वो स्ट्रक्चर ऑफ द लैटिस, कि आपका जो लैटिस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। ये जो मैंने नीचे दूसरी बात लिखी है ना, ये मेरी गुफ्तगू का हिस्सा है, मरकजी हिस्सा, मेन पॉइंट है। इसलिए तो मेल्टिंग पॉइंट दो चीजें किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट का फैसला करेंगी। एक, उसके पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैंने कहा कि पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है, और दूसरा उसका क्रिस्टल लैट, उसका स्ट्रक्चर वो क्या है। मैं आता हूं पीरियोडिक ट्रेंड में दो बातें। पीरियोडिक ट्रेंड में एक तो हम अक्रॉस द पीरियड पढ़ेंगे और दूसरा डाउन द ग्रुप। ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं ना मेल्टिंग, इसमें इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि जो गिरगट है वो भी हाथ बांध लेता है कि इतनी तो मैं नहीं रंग बदलता जितनी इसमें वेरिएशन का रंग बदल रही है। हर लम्हे पे नई बात, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन सुनना हौसले के साथ, हम इनको याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अक्रॉस द पीरियड। मैं ना पहले पीरियड 2 लेता हूं। मैंने पीरियड 2 भी डिस्कस करना है, मैंने पीरियड 3 भी डिस्कस करना है। पीरियड 2 कहां से शुरू होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। These 8 are the elements of period number 2। मैंने ऊपर ना हर एक का ग्रुप भी लिखा। लिथियम का ताल्लुक 1st है, नाइट्रोजन 5th है, फ्लोरीन 7th है, नियोन 8th है। हर एक एलिमेंट का ग्रुप भी लिख दिया। एक मैंने और काम किया, मैंने ना इन सब के मेल्टिंग पॉइंट आपको लिख के दे दिए। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट 181, बेरिलियम 1282, कम ज्यादा, 12 से ये 21 और ज्यादा, 21 से ये 35 और ज्यादा। यानी जब हम यू मूव कर रहे हैं, यहां तक मैंने भी बात की है, जब हम यू मूव कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और इस तरह बॉइलिंग पॉइंट भी वो इंक्रीज करता जाता है। तो मैं कहूंगा, मैं पहली बात ये कर गया कि जब हम 1 to 4th
1 to 4 यहां तक जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? ये तो डिस्कशन है ना, ये तो डिस्कशन है। तो फोर्थ ग्रुप तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं और ये वैल्यूज आपको कन्विंस कर रही है। दूसरी बात, 4 से 5 पे जाओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आगे आप बढ़ो। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट -280, 210, बहुत कम, -219 और कम। ये देखना, ये माइनस में जब ये 210 से 219 है ना, अगर माइनस ना लिखा होता तो फिर तो मैं कहता ना 210 से 219 बड़ी वैल्यू है, लेकिन जब माइनस आ जाता है तो उसका मतलब वो छोटी वैल्यू है। ये तो बहुत कम हो गया, ये उससे भी कम, ये उससे भी, और ये तो बहुत ही कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ये जो मैं ट्रेंड बता रहा हूं ना, एक एक्सेप्शन के साथ ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड है। यानी इनमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और वो मजीद कम होता जाता है। ये मैं इसको नीचे ला के कहा कि इनसे तो बहुत कम है, अब कितना मैं नीचे ले जाऊं, और तो ज्यादा नीचे कहां ले जाऊं, और ये मजीद कम होता जाता है। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मैं एक नुकता अपने पास डिस्कशन का रखता हूं कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन यहां पे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो आओ अब जरा पहला सवाल, या फर्स्ट ए से फोर्थ, ये ना आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी पीरियड में हाफ तक इंक्रीज करती है और उसके बाद डिक्रीज करती है? हम कहेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका आंसर आ गया। अब 4 तक क्यों बढ़ी और आगे क्यों कम हुई? ये स्टूडेंट जरा आपने इन तमाम एलिमेंट्स की नेचर को देखें। जब आप 1 to 4 जाते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो पहले 3 है ना, ये वाले, यानी फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, दीज आर मेटल्स। मुझे पता है बोरॉन तो नॉन मेटल है, लेकिन बोरॉन के नीचे जो है एल्यूमिनियम वगैरह, वो तो सारी मेटल्स है ना। तो ये फर्स्ट 3 जो ग्रुप्स हैं ये मेटल्स के, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये अगर आप जाएंगे तो ये नॉन मेटल्स है। अब मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का फैसला कोई और अट्रैक्टिव फोर्सेस करेंगी, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का फैसला और अट्रैक्टिव फोर्सेस करेंगी। पहली बात, मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का फैसला 2 बातें करेंगी, 2 बातें। एक इसमें मेटालिक बॉन्ड, जिसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मेटल में अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन है? मेटालिक बॉन्ड। और दूसरा स्ट्रक्चर, वो दूसरी बात भी आप ना स्ट्रक्चर को भी ज़हन में रख लो, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब दूसरी तरफ आ जाओ, ये जो नॉन मेटल्स हैं ये नाइट्रोजन N2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 की शक्ल, फ्लोरीन F2 की शक्ल में, और नियॉन ये तो मोनोएटॉमिक गैस है ना। इसका मतलब है ये स्मॉल सिमेट्रिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, यानी इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या जिसे वंडरवाल फोर्सेस, उसकी स्ट्रेंथ इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेगी। और वो किस पे डिपेंड करती है? वो तो साइज पे डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करती है। वो हम चीजें देखेंगे। ये मैंने आपको ना कुछ क्वेश्चन रेज कर दी। अब जरा ना इस पर जरा गौर से आना। और ये कार्बन एक अनोखा केस है, है नॉन मेटल, लेकिन कार्बन इज अ नॉन मेटल, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, मेल्टिंग पॉइंट में मेटल्स को भी बीट कर रही है। ऐसा क्यों होता है? यही तो एंटी टेस्ट है ना स्टूडेंट। इसमें ना पहले आप इन मेटल्स को देखें, मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों। ये एक और भी पॉइंट नोट, जितनी मैंने ये गुफ्तगू की है जरा उसको मैं ग्राफ की सूरत में आपके सामने लाता हूं। ये मेरे पास पीरियड 2 इसके एलिमेंट्स और उनका मेल्टिंग पॉइंट को ना ये देख लें। 4th ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, ये सबसे कम जो है लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन और कार्बन का सबसे ज्यादा, और उसके बाद ये बहुत कम हो गया, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये कम होता गया। ये मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट में देखें, बॉइलिंग पॉइंट साफ ज़ाहिर है, ये जो रेड लाइन है ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग से जरा ज्यादा होगा, साफ ज़ाहिर ज्यादा ही होता है।
तो अब ये भी लिथियम का कम, बेरिलियम, बोरॉन का, इसका और ज्यादा बढ़ता गया। और उसके बाद बहुत कम हो गया नाइट्रोजन। यहां पे एक ना एक्सेप्शन आ गई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, फिर फ्लोरीन का कम, फिर नियोन का कम हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है कि हमने मेल्टिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का कम, ऑक्सीजन का। दिस वन इज एन एक्सेप्शन, वो आपने ध्यान में रखनी। अब जरा इसका ना लॉजिक समझे। मैं पहले ना मेटल्स की बात करता हूं। स्टूडेंट्स, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। अब ये मेटालिक बॉन्ड क्या है? मेटालिक बॉन्ड जो है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी में आपने पढ़ा है कि मेटालिक बॉन्ड इट इज द एन अट्रैक्टिव फोर्स between metal cations and ये electron clouds which is delocalized। मैंने इसको शॉर्ट करके ना लिख दिया, which is delocalized, C of delocalized electronic cloud और मेटल कैटाइन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक फोर्स। मैं मजीद बात को आसान करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ना लिथियम है, लिथियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप, ये फर्स्ट ए, ये लिथियम मेटल है, ये लिथियम मेटल है, ये लिथियम के कैटाइन्स है, ये कैटाइन्स। मेरे पास लिथियम के बाद बेरिलियम है, सेकंड ए ग्रुप। अब इसमें ये है इसके कैटाइन, इसका साइज छोटा होगा, ये बेरिलियम के कैटाइन का साइज छोटा होगा ये। अब ये लिथियम के कैटाइन्स है। आपको पता है ना कि मेटल क्या करती है, अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। वो इलेक्ट्रॉन यहां मेटल स्ट्रक्चर में, मेटल लैटस में वो मूव करते हैं, और वो ऐसे लगता है जैसे क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहे हैं। और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और इस पे चार्ज आ गया +2। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना, ये जनरेट करते हैं। अब ना मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, ये आ गया मेटल का कैटाइन, ये जो मैंने बनाया, और ये वो इलेक्ट्रॉन है। अब मेटल कैटाइन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम, ये इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ये मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। याद रखना, मेटालिक बॉन्ड 2 चीजों पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे। एक, नंबर वन चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन। ये क्या था? चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन। और नंबर 2, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब ना जो फर्स्ट ए ग्रुप है, ये पर एटम 1 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देता है, सेकंड ए ग्रुप पर एटम 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ए ग्रुप पर एटम 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जितने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए इधर मूव करते हैं मेटल्स में, तो मेटालिक बॉन्ड इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेगा। मेटालिक बॉन्ड 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अब जब आप यूं मूव करते हैं तो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने मजीद क्लियर करूं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ, मुझे हर एक बात लिखनी पड़ती है, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी लिख रहा हूं, मुझे हर एक बात लिखनी पड़ती है ताकि आप भी इन तमाम चीजों को राइट डाउन करें। तो इन्होंने 1 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दिए, इन्होंने 3। तो जो जितने ज्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देगा उतना उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ने ये फैसला कर दिया। अब दूसरी बात, चार्ज डेंसिटी, बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट चार्ज डेंसिटी का। अगर आप चार्ज डेंसिटी, मैंने इसकी बेस पे ना लफ्ज चार्ज डेंसिटी की बेस पे अगले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा डिस्कशन करनी है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो।
जो अल्कली मेटल्स हैं उन ये चार्ज टू साइज रेशियो किसकी, कैटाइन की। अल्कली मेटल्स उसका ये कैटाइन है। सेकेंड ग्रुप उसका ये कैटाइन है 2+ में। थर्ड ग्रुप उनका ये कैटाइन है 3+ में। अगर मैं कहूं कि इन तीनों केसेस में किसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो कहते हैं जी दो चीजें देखें, एक तो चार्ज को देखें, किसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, थर्ड ग्रुप में ज्यादा है, और साइज, जिसका साइज कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी ये दोनों फैक्टर हमें बता रहे हैं कि इन तीनों में चार्ज डेंसिटी थर्ड ए ग्रुप की ज्यादा है। थर्ड ए ग्रुप, उससे कम सेकंड ए, उससे कम आपके पास फर्स्ट है। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और जिसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर आप सब बातों को समराइज करो तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स, और मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को कौन फैसला करता है, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, एक चार्ज डेंसिटी पे और एक नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पे। जब आप फर्स्ट ए से सेकंड ए, सेकंड ए से थर्ड ए की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से इन मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और दूसरी बात क्या है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज टू साइज रेशियो। और इसमें हमने क्या कहा कि जब आप फर्स्ट ए, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, जब आप फर्स्ट ए से सेकंड ए फिर थर्ड ए की तरफ जाते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है +1 +2 +3, लेकिन साइज रिड्यूस होता जाता है। अगर ये चीज बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो अल्टीमेटली चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है थर्ड ए ग्रुप के कैटायन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा। अगर उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ना कैटायन की, जितनी कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उतना कैटायन अपने गिर्द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और जितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उतना ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली हेल्ड करता है, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। स्टूडेंट, इसके बाद एक और खूबसूरत सी बात, और वो है कार्बन। कार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो इनसे भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, कार्बन को देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ना स्टूडेंट मुझे कार्बन ला के दो, मैं आपसे कहता हूं मुझे भी कार्बन ला के दो, आप दुनिया जहां मर्जी फिर आपको कार्बन नहीं मिलेगी। फिर तो कार्बन की शक्ल में मुझे आप क्या ला के दोगे, आप मुझे ला के दोगे ग्रेफाइट। आप कहेंगे सर ये ले ग्रेफाइट, ये कार्बन है। आप मुझे ला के देंगे डायमंड, ये कहां आप मुझे ला के देंगे, डायमंड कहां आपको मिलेगा तो ला के देंगे ना। अच्छा, बहरहाल ग्रेफाइट और डायमंड दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जब हम कहते ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 3500, तो जब मैं 3500 कहता हूं ना तो ये मेरा इशारा ग्रेफाइट की तरफ है, नहीं मेरा इशारा डायमंड की तरफ है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3500 है, मेल्टिंग पॉइंट 3500। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या 35 से ज्यादा होगा, कम होगा? अब आपके ज़हन में एक फिल्म चल पड़ी। आप कहते जी अगर डायमंड का 3500 है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। डायमंड हीरे को हीरा ही काटता है और कोई नहीं काट सकता, हार्डेस्ट। तो भाई डायमंड से भी कोई हार्ड होगा? अगर नहीं है कोई, तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हार्ड है, तो डेफिनेटली ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, जस्ट लाइक मोबिल ऑयल, जस्ट लाइक ग्रीस, जैसे ग्रीस होती, ये भी बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है ना। तो ये पुश करेंगे, या आपके ना उंगली के ऊपर अगर ग्रेफाइट रख करके अंगूठे से पुश करेंगे वो फिसल जाएगा, स्लिपरी टू टच। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बहुत सॉफ्ट है, दिस इज हार्डेस्ट। अगर सॉफ्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन नहीं। वैल्यूज देखो, वैल्यूज हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का 3750 है, और मेरे ख्याल में आप मेरे से मुत्तफिक होंगे कि 3750 इज ग्रेटर देन 3500। सो वी कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड। चलें, जो भी है ये इसका मैं अभी फैसला करता हूं, और भी कुछ बातें आपके साथ करता हूं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि कार्बन चाहे ग्रेफाइट की शक्ल में हो चाहे डायमंड की शक्ल में, तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट इनसे मेटल से भी ज्यादा है। वजह सिर्फ एक लफ्ज है, और वो है कि कार्बन इन डायमंड और इन ग्रेफाइट फॉर्म इट हैज अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर।
ये लफ्ज है। तो क्या है? ग्रेफाइट या डायमंड की सूरत में कार्बन हैज जाइंट, ह्यूज, ह्यूज, दो कामत, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, जिसमें एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड है और ये एक ह्यूज स्ट्रक्चर है। उस ह्यूज स्ट्रक्चर होने की वजह से भी वो आपस में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से मैं आपको एक टेबल बताना चाहता हूं, जिसमें मैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में कुछ बहुत खास बातें आपके साथ इस टेबल में देखें। स्टूडेंट, हमारे पास इसमें अगर आप इस टेबल को देखेंगे, एक साइड पे डायमंड और दूसरी तरफ मैंने ग्रेफाइट को लिया हुआ है। 2-4 पॉइंट्स आपने पहले पढ़े, कोई नई बात है तो उसको राइट डाउन कीजिएगा। Diamond, that is a transparent and hardest substance in nature. On the other hand, graphite, that is an opaque and that is soft, slippery to touch. Diamond is non-conductor क्योंकि diamond में there is no availability of electron. All carbon electrons are busy in bonding with other carbon atoms. While in case of graphite is conductor but parallel to the length. गुड कंडक्टर, पैरेलल टू द लेंथ, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बिटवीन द लेयर्स डीलोकलाइज होता है, एंड दैट इज द करंट कैरियर। रिलेटिव डेंसिटी देखे, डायमंड इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है। और ये भी आपको पता है कि इन डायमंड कार्बन इज sp3 hybridized and every carbon is bonded to 4 neighboring carbon atom. While in graphite, the carbon is sp2 hybridized and every carbon is bonded to 3 neighboring carbon atoms. Diamond में कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर, ग्रेफाइट में कार्बन बॉन्ड लेंथ 145, sp2 hybridized डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना। डायमंड जो है it occurs as octahedral crystals, while the graphite it occurs as hexagonal layered crystal. Student, the melting point of diamond is 3500 degrees centigrade, while the melting point of graphite is greater than diamond, that is 37.50. Similarly, if you see the boiling point of both, that is nearly equal to each other. 4830 and 4827 तकरीबन बराबर है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड फिर ग्रेफाइट का कम है, लेकिन उसको नेगेट करो, असल जो मेन डिफरेंस है वो मेल्टिंग पॉइंट का ही है। नीचे ये मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बताऊं। स्टूडेंट, आप कार्बन से निकले, अब आप नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ो। आपका पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में एक प्रॉब्लम है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। क्यों कम होता है जरा देखो ना, ये हमारे पास नॉन मेटल की शक्ल में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है इट एग्जिस्ट एज N2, ऑक्सीजन जो है वो O2, फ्लोरीन जो है वो F2 और नियोन ये Ne की फॉर्म है। अब ये सारे के सारे, मैंने कहा इनके बारे में, ये सारे के सारे लीनियर डिस्क्रीट अलग थलग, नॉन पोलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, असल बात है कि अगर ये नॉन पोलर हैं, फिर इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है, LDF। बाद बुक्स में वंडरवाल फोर्सेस है, मेनली वंडरवाल फोर्सेस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस शामिल है। अब ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है ना, दे मेनली डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी और इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, आपने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा है कि जब हम अक्रॉस ए पीरियड जाते हैं एटॉमिक रेडियस कम होता है। एटॉमिक रेडियस ज्यादा, कम, उससे कम। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के 2 एटम जब मिलकर N2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इनका साइज बड़ा होगा। ये नाइट्रोजन का एक एटम, ये नाइट्रोजन का दूसरा एटम, इनके दरमियान ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। एक ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, एक और मॉलिक्यूल, उनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। O2 की बात करें, O2 का एटम ये नाइट्रोजन की निस्बत इसका साइज छोटा है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब फ्लोरीन
इसका एटॉमिक साइज इससे भी छोटा है, F बॉन्ड F, और नियॉन ये तो सिंगल मॉलिक्यूल ही होता है। सारी बात मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल कम होने से पोलराइजेबिलिटी कम होती है, पोलराइजेबिलिटी कम होने से लंडर फोर्सेस कम होती हैं, और लंडर फोर्सेस के कम होने से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम, इसका उससे कम, इसका सबसे कम। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन है बॉइलिंग पॉइंट में। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां पे एक्सेप्शन होगी वहां पे एमसीक्यू बने ही बने। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो रहा है, क्या बॉइलिंग पॉइंट भी इस तरह कम होता है? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन, जरा सुनना। बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन ये है कि जो नाइट्रोजन है ना N2, स्टूडेंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना नाइट्रोजन का, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं O2 की बात करूं, O2 की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो -196 है ना, ये छोटी वैल्यू है, ये कम है, और -183 ये क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का ज्यादा है नाइट्रोजन से। इस बात को आपने जेहन में बिठाना है। यही तो बातें आपने याद कर। स्टूडेंट, ये जो सारी मैंने डिस्कशन की थी ना, ऑल दिस इज अबाउट द पीरियड नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं पीरियड नंबर 3 की तरफ, और उनमें भी ये सारी की सारी गुफ्तगू हम करते हैं। स्टूडेंट, अब हम ना पीरियड 3 इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। पीरियड 3 में पहले तो आप देखो ना कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आपके पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। मैंने ऊपर इन सबके ग्रुप्स भी लिखे। जितनी बातें अभी मैंने आपको पीरियड 2 के रेलेवेंट बताई है ना, उन बातों को यहां पे रिपीट करो, मेरे साथ साथ चलो, वही बातें आपने दोबारा बोलनी। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट कम 98, 649 इंक्रीज कर गया, 660 इंक्रीज और कर गया, चाहे थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ, 1410 और इंक्रीज किया। इसका मतलब है कि जब हम पहले से चौथे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। यही बात हमने पीछे भी की है, यही बात हमने इधर भी की है। तो मैं क्या कहूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू फोर्थ ए ग्रुप। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके पास है ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत कम है 44, ये फिर ज्यादा हो गया, ये और कम, यानी इनमें अगर आप देखेंगे कम होता जाएगा। लेकिन यहां एक्सेप्शन है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहां कम होता जाएगा। वही बात जो मैंने उधर की। अब मैं क्या कहूंगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद एन एक्सेप्शन। यहां पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? अब ये फास्फोरस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, सिलिकॉन का ज्यादा है। हालांकि हम कह रहे थे कि आगे बढ़ेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कम यानी इसका ज्यादा, इसका कम होना चाहिए था। लेकिन है क्या? एक्सेप्शन ये है कि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट S8 का ज्यादा है एज कंपेयर टू फास्फोरस P4 की निस्बत, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन के उलट है। बाकी तो बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट, अब हम इसके लॉजिक जानना चाहते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, इसमें लॉजिक वाली कौन सी बात है? जब आप इन ग्रुप्स को देखते हैं, ये सारी की सारी क्या है? ये मेटल्स हैं, दीज आर मेटल्स। और जब आप इन ग्रुप्स में जाते हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट इनका ताल्लुक मेटेलिक बॉन्ड से है, स्ट्रक्चर से है, मेटेलिक बॉन्ड से है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल से है। अब मैंने आपसे कहा था ना कि मेटेलिक बॉन्ड दो चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन। जब आप यूं मूव करते हैं,
नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और चार्ज डेंसिटी वो भी बढ़ती है, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं दोबारा यहां पे लिखूंगा, मैं कहूंगा कि इसमें मेटालिक बॉन्ड रीजन है, मेटालिक बॉन्ड बार बार मुझे लिखना पड़ता है ताकि ये आपको बातें याद कर पाऊं। मेटालिक बॉन्ड यहां रीजन है। और क्या मेटालिक बॉन्ड कितनी चीजों पे? 2 डिब्बे, एक नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर 2 पे लैटिस स्ट्रक्चर या मेटालिक स्ट्रक्चर। और ये जो मैंने मेटालिक स्ट्रक्चर की बात की है ना, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मेटालिक स्ट्रक्चर, और फिर मैंने चार्ज डेंसिटी की बात की है, चार्ज डेंसिटी की। फिलहाल आप मेटालिक बॉन्ड को इन 2 चीजों के साथ कोरिलेट कर लें। आप मेटालिक स्ट्रक्चर को जरा साइड पे रख ले, आप इन 2 चीजों के साथ, और दोनों के साथ मेटालिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब आ जाएं, व्हाट अबाउट सिलिकॉन? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपने इससे पहले जो डिस्कस किया था ना, तो 4th ग्रुप में कार्बन था, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। कार्बन को हमने डायमंड और ग्रेफाइट में लिया, अब सिलिकॉन को देखो। स्टूडेंट याद रखना, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर वेरी मच लाइक दैट ऑफ डायमंड, बिल्कुल डायमंड का FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन का भी FCC है, डायमंड का भी ह्यूज स्ट्रक्चर है, इसका के भी कदरे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं है, डायमंड जितना तो बड़ा नहीं है, लेकिन अगर डायमंड जितना होता तो फिर साहब इसका भी मेल्टिंग पॉइंट डायमंड जितना ही होता, ये भी वैसा ही हार्ड होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का और डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे, फेस सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जिसे मैंने कहा। स्टूडेंट इसके बाद आप इनकी तरफ आ जाएं, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन, ये नॉन मेटल्स है। अब फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 फास्फोरस P4, सल्फर S8 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की सूरत में, आर्गन Ar इसकी सूरत में। अब चूंकि हमने क्या कहा है कि ये सारे के सारे नॉन पोलर डिस्क्रीट यानी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें लंडन स्पेशल फोर्सेस पाई जाती है जो कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। अब वेरी सिंपल, सल्फर का मॉलिक्यूल 8 एटम्स पर मुश्तमिल है, 8, और फास्फोरस का टेट्राटॉमिक है, 4 एटम्स पर मुश्तमिल है। चूंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी मोलेकुलर साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें लेंडर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग लेंडर फोर्सेस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस की निस्बत P4 की निस्बत ज्यादा है। क्लोरीन तो बहुत कम है और आर्गन तो उससे भी कम है। मैं 2 चीजें आपको समझाना चाहता हूं। पहले तो आप ये 3rd ग्रुप, ये पीरियड 3, आप पहले पीरियड 3 इसका मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखें। अगर आप इसको देखेंगे, सोडियम, फिर उससे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन सबसे ज्यादा, और फिर फास्फोरस कम, सल्फर ज्यादा, एक्सेप्शन आ गई, क्लोरीन उससे कम, आर्गन सबसे कम हो। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। मैं मजीद बात को क्लियर करना चाहता हूं, मैं आपको इस ग्राफ का इतना सा हिस्सा दिखाना चाहता हूं। इसमें देख लो, सिलिकॉन है, फिर सल्फर है, फास्फोरस है, फास्फोरस एग्जिस्ट इन एज P4, और फिर ये S8 सल्फर के इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पुक्कड़ मॉलिक्यूल, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, 8 इसमें सल्फर के एटम है ना, और फिर क्लोरीन और आर्गन आ रहा है। इस एक्सेप्शन को आपने ज़हन में रखना है। स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप। जिस तरह अक्रॉस द पीरियड हमने ट्रेंड को देखा, पहले बड़ा कम हो गया और फिर उनमें एक्सेप्शन आ गई, ऐसी ही यहां पे भी घुमन घेरियां हैं, यहां भी बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इनको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैं बात करता हूं पहले मेटल्स में। मैं मेटल्स में फर्स्ट A ग्रुप लेता हूं, मैं मेटल्स में सेकंड A ग्रुप लेता हूं। ये मेटल्स हैं दोनों, ये दोनों मेटल्स के ग्रुप्स हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैं इधर लेता हूं 6A ग्रुप, और फिर मैं लेता हूं 7th A ग्रुप। ये ऑक्सीजन फैमिली है और ये हैलोजन्स है। हैलोजन ले लें, आप बड़े उससे फेमिलियर हैं, F2, Cl2, Br2 एंड यू हैव द I2, ये हैलोजन्स है। और इसमें भी आप देखेंगे
तो O-C-T-Pu, ये भी आपको पता है, O2S8, ये अभी बातें हुई हैं। अच्छा इधर आ जाओ, इधर अब आप आएंगे ना तो आपके पास अल्कली मेटल में लिथियम है, सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। मैं फ्रेंसियम लिख देता हूं लेकिन मैं इसको कम ही डिस्कस करता हूं। अब ये मेरे पास बी मज का सर भारा, आपका जो टोटका है उसके मुताबिक याद कर, ये मेटल्स है। अब जरा गौर से देखना, मैं दोनों में ना डिफरेंस आपको बताता। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे मेल्टिंग इनमें आओ। जब आप मेटल्स में, मेटल के ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम, ये कम होता है। एक्सेप्शन जो होगी, एक्सेप्शन पे तो हमारा एमसीक्यू बनेगा ना, एक्सेप्शन भी अभी देखते हैं। अच्छा, तो ऊपर से लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, कम, उससे कम, उससे बहुत कम होता जाता है। अच्छा क्यों, वाई, रीजन इज कॉल्ड एंटीटेस्ट। क्यों ऐसा होता है? वेरी सिंपल। अगर आप इन अल्कली मेटल्स की बात करें, मेटेलिक बॉन्ड दो चीजों पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो तो ठीक हो गया। अब दूसरा चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन, मेटल कैटाइन के चार्ज डेंसिटी, इसका कैटाइन +1 +1 +1 +1 और +1, और इसको छोड़ो, +1 ही होगा। अब आप ऊपर से नीचे है ना, तो लिथियम का कैटाइन ये है, ये लिथियम का कैटाइन, ये आपके पास सोडियम का कैटाइन है, ये आपके पास पोटेशियम का कैटाइन है, ये आपके पास रुबिडियम का कैटाइन है। क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन तमाम कैटाइन की चार्ज डेंसिटी क्या कहता हूं, चार्ज ओवर साइज रेशियो, इसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं ना। अब सब पे चार्ज क्या है, +1, चार्ज तो सेम हो गया, तो फैसला किसके पास चला गया, फैसला साइज के पास। अगर ऊपर से नीचे आते हुए कैटाइन का साइज बढ़ता है तो चार्ज डेंसिटी कम होती है। अगर चार्ज डेंसिटी कम होती है तो मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, और अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक होता जाता है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ये जो मैंने बात की है ना, अगर आपको ये तेजी से समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा पीछे करके इसको दोबारा सुन लें। अब here is an exception, हमारे पास यहां पे एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन इज अबाउट सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप के एक्सेप्शन जरा देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप सेकंड ए का ये ग्राफ देखेंगे, बेरिलियम मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मैग्नीशियम बहुत कम, हां कैल्शियम ज्यादा, स्टोनेशियम कम, बेरियम उससे कम। अगर मैं कहूं कि ये जो मैंने टेबल में लिए, ग्राफ में लिए हैं सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका, आंसर बेरिलियम, Be। सबसे लोएस्ट किसका है, मैग्नीशियम का। वाई, यहां ऐसा नहीं है, जो बात इधर की क्या वो यहां नहीं अप्लाई होती, कि हम इनमें ऊपर से नीचे आते हैं, इसमें भी वैसे ही होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आते हुए इनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, चार्ज डेंसिटी कम होने से मेटालिक बॉन्ड वीक होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। फिर मैग्नीशियम ने एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो किया, मैं बड़ी देर से एक बात आपको बताता जा रहा हूं, वो समझ नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था कि ये जो बॉइलिंग ये जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड मेटालिक स्ट्रक्चर। अब ना अगर आप इन दोनों मेटल्स ये जो हैं इनका मेटालिक स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को फॉलो करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनको देखोगे ना तो ये फेस सेंटर्ड, इनको फेस सेंटर्ड क्यूबिक आ गया, ये बॉडी सेंटर्ड वगैरह उसमें चला जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम इसका मेटालिक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर की वजह से ये एक्सेप्शनल मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। अब एक स्टूडेंट कहता है सर वो तो फिर बेरिलियम का भी है, तो वो क्यों नहीं करता? भाई इसमें मेटालिक स्ट्रक्चर वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, इसमें मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर ज्यादा, यही तो केमिस्ट्री है ना। बात पे हम कभी कोई लॉजिक, और इन सब बातों को समझना होता है। स्टूडेंट आप इधर आ जाए, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है, आप इनमें देखें ऊपर से नीचे आए, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये दोनों गैसेस हैं, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये आपको पता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड है।
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है प्लस 184.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। ऊपर से नीचे ग्रेटली इंक्रीज करता। वजह बहुत सिंपल है, ये सारे के सारे नॉन पोलर स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे नॉन पोलर होने की वजह से इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका साइज कम बड़ा, उससे बड़ा, इसका सबसे बड़ा। तो जब मोलेकुलर साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और जब लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती है तो मेल्टिंग वॉल्यूम। इन चार चीजों को ना इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप ना चार चीजें यकजा करेंगे। एक आप कर लो, मैं बार बार मैं लिखूंगा, एक आप करो साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी बिलिटी। This is directly proportional to strength of London dispersion forces. This is directly proportional to melting point और boiling point. ये बात जिन, और ये सारी की सारी गुफ्तगू इनके बारे में। स्टूडेंट ने नोट किया करो कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी टर्म वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं। मेटल ले रहे हैं, इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का यानी बाइंडिंग फोर्स कौन सी है जो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जिम्मेदार है? मेटालिक बॉन्ड। ये कौन है? नॉन मेटल्स। इसमें कौन सी बाइंडिंग फोर्स है जो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करती है? दैट इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस। स्टूडेंट, ये था मेरे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम बढ़ते हैं एक और बहुत खूबसूरत टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस द मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर से करंट कितनी आसानी से फ्लो करता है, उस आसानी की मेजरमेंट को हम कहते हैं। यानी जिस सब्सटेंस से, जिस कंडक्टर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट इजी होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम आमतौर पर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैं ना जो आपके साथ वैल्यूज शेयर करूंगा ना, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के साथ मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू शेयर करूंगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों को कोरिलेट करना। मैं जो टर्म यूज करूंगा, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूंगा, कंडक्टिविटी। और इसका जो यूनिट मैं यूज करूंगा वो ओहम पर मीटर यूज करूंगा, या मैं सीमेंस पर मीटर यूज करूंगा। ये ओहम की तरह सीमेंस, ये भी इसके लिए हम ये टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह उसके लिए यूज करें। पीरियोडिक ट्रेंड पे आए, 6-7 मैंने पॉइंट्स आपको समझा दें, फिर आज की हमारी गुफ्तगू खत्म। पहला पॉइंट, मैं ये ना आपको पीरियोडिक ट्रेंड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पीरियोडिक ट्रेंड, और पीरियोडिक ट्रेंड में मैं पहली बात आपसे डिस्कस करूंगा दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ मेटल्स। एक फर्स्ट है और दूसरा हमारे पास है सेकंड है। ये दोनों मेटल्स के ग्रुप हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, मेटल्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर इंसुलेटर, मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स आर, अब बहुत सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स भला कौन सी है? दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मेटल्स की सबसे अहम खूबी, क्यों जी? व्हाई द मेटल्स आर कंडक्टर? वेरी सिंपल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं दो चीजें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वजह बनती है। एक, प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, यानी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और दूसरा
कि वो जो मेटल स्ट्रक्चर है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल लैटिस है, क्या वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फैसिलिटेट कर रहा है? तो जिस मेटल में लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और जिसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा फैसिलिटेट करेगा, वो अच्छी कंडक्टर होगी। ये मेरी बातें आपने नोट करनी। अब फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप की तरफ आए। अगर आप डाउन द ग्रुप आए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती, ये बुक कह रही है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ये हमारी बुक कह रही है, मैं अपनी गुफ्तगू साइड पे रख रहा हूं। हमारी बुक कहती है कि फर्स्ट ए और सेकंड ए अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ऊपर से नीचे आए, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन वो कहते हैं इसमें देयर इज अ फ्यू एक्सेप्शंस। मुझे तो सारी की सारी एक्सेप्शन ही लगती है, ये फ्यू कहते हैं। चले मैं ना कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं स्टूडेंट। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इस चीज को देखेंगे, इसमें आपके पास ये फर्स्ट ए ग्रुप, उसके ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सब की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। लिथियम से सोडियम की ज्यादा, उसके बाद पोटेशियम को देखो, रुबिडियम, सीजियम वो तो कम होती जा रही है। इसी तरह आप सेकंड ए ग्रुप में देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, वैल्यूज को देखें, वैल्यूज को कंपेयर करो, बड़ी अब्रप्ट सी चेंजेस हैं। आप जनरली चले कह लें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ रही है, लेकिन मैंने वैल्यू आपके साथ बता दी। दूसरी बात पे आओ, नंबर टू पे ना मैं आपके साथ फर्स्ट बी ग्रुप इसको शेयर करूंगा। फर्स्ट बी, बेटा जी फर्स्ट बी में हमारे पास है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इनको फर्स्ट बी ग्रुप, इनके बहुत सारे नाम हैं। इनको हम कहते हैं कि दीज आर कॉइनिच मेटल। क्यों जी? इनसे सिक्के बनते हैं, हम इनको कॉइनिच मेटल्स कहते हैं। दीज आर करेंसी, कॉइनिच करेंसी मेटल्स। These are noble metals। बहुत से इनके नाम हैं। लीस्ट एक्टिव, इनर्ट मेटल्स बहुत कम है ये। और एक बात याद रखना, पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मोस्टली एलिमेंट्स आर मेटल्स, तो सबसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू है वो इन्हीं की है। तेशोदा, मैंने लफ्ज क्या बोला? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं ना आपके साथ इनकी वैल्यूज शेयर करता हूं, जरा वैल्यूज को देखें। कॉपर को देखें, सिल्वर को देखें और गोल्ड। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को गौर से देखोगे ना, तो इसमें सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद कॉपर, फिर गोल्ड आता है। यानी मैं कह सकता हूं कि सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन द यूनिवर्स, सबसे बेहतरीन है। चांदी, एजी, सिल्वर। तीसरी बात में ना मैं फिफ्थ ए ग्रुप ले लो, सिक्स ए ग्रुप ले लो, सेवंथ ए ग्रुप ले लो। इनकी ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू इतनी लो है कि हम इन्हें नॉन कंडक्टर कंसीडर करते हैं। नॉन कंडक्टर हम इन्हें स्टूडेंट इंसुलेटर कंसीडर करते हैं। इनको हम इंसुलेटर कंसीडर करते हैं, बहुत कम वैल्यू। अच्छा, एक और पॉइंट पे आओ, नंबर 4 पॉइंट पे ना मैं जिक्र करता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन। और मैं इसमें ना 3D सीरीज का जिक्र करता हूं। 3D सीरीज पढ़नी हमने, 3D सीरीज। शक्ति वी कर मैनू फी को नी कजन, ये 3D सीरीज है। स्कैंडियम से शुरू हुई जिंक तक, ये 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनके बारे में वो कहते हैं कि इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू अब्रप्टली चेंज होती है। मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को EC से कहूंगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी changes so abruptly that no regular trend can be assigned to them। यानी इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू इतनी अब्रप्टली चेंज होती है
क्या हम इनके लिए कोई ये नहीं हम कह सकते इंक्रीज करें। जरा लुक एट दिस वन इज अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ। ये हमें बता रहा है ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, चेंजेस देखो आ रही है। उसके बाद आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक, चेंजेस तो देखो कितनी ज्यादा, कभी ऊपर कभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़, यानी आप इनको कोई रेगुलर ट्रेंड असाइन नहीं कर सकते। ये 4 पॉइंट्स के बाद मैं नंबर 5 पे आता हूं। नंबर 5 पे ना मेरे पास कार्बन है। ये बातें तो हमको 1000 दफा कर चुके हैं। कार्बन की 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक को हम कहते हैं डायमंड, ये कई दफा हम बात कर चुके हैं, डायमंड, और इसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। हम क्या कहते हैं, डायमंड जो है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस वन इज नॉन कंडक्टर, और ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल टू द लेंथ दिस वन इज गुड कंडक्टर। ये कंडक्टर है। अच्छा, मैं एक और भी आपको बात, वैसे ये आपके नॉलेज के लिए, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू वो ये 1 लाख है, 1 लाख सीमेंस पर मीटर है, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू 0.001 सीमेंस पर मीटर है। बहुत कम है, इतनी कम है कि हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, दिस इज नॉन कंडक्टर। वो मैंने वजह आपको बता दी, वो मैंने आपको बता दिया कि डायमंड जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तमाम कार्बन इलेक्ट्रॉन दे आर बिजी इन बॉन्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें ना डायमंड में वो जो इलेक्ट्रॉन है दे आर लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे टिके हुए हैं। इसमें हम कहते हैं कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, 1 इलेक्ट्रॉन लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। मुझे मैं बार बार बातें करनी पड़ रही। नंबर 6 पे आओ, एक और पॉइंट, मैं ना आपको 4th ए ग्रुप की बात करता हूं। 4th ए ग्रुप CSIGESNPB, ये 4th ए ग्रुप। अगर आप इस ग्रुप में लोअर मेंबर में दो मेंबर्स की तरफ इशारा करना, मैं टिन और लेड की तरफ इशारा करता हूं, टिन और लेड। हालांकि ये कार्बन की बात हो चुकी है, अब इन टिन और लेड की तरफ आओ। ये ना मेटलॉइड है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। बाद बुक्स में हमको सिलिकॉन को कार्बन के साथ नॉन मेटल कह, लेकिन मोस्ट इनको मेटलॉइड कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाओ। आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप है, आपके पास सेकंड ए ग्रुप है। अब इसमें फर्स्ट ए और सेकंड ए में देखिएगा, आपके पास आ गया जी इधर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। अच्छा, ये अगर आप रुबीडियम और टिन को देखोगे तो यहां पे आ गए, और इनको देखिए, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पीरियड, और ये आपके पास क्या आ गया, 6th पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ए ग्रुप में ये जो रुबीडियम और सीजियम है, और 4th ए ग्रुप में जो टिन और लेड है, ये इनके काउंटर पार्ट है। अच्छा, एक और दूसरी बात, अब इसमें आ जाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम और बेरियम। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं, ये जो अल्कली मेटल्स है ना, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छी कंडक्टर है, और हमने कहा कि ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, जो बुक ने कहा। अब ना इनको अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये जो टिन और लेड है ना, ये भी अच्छी कंडक्टर है, इतनी अच्छी कंडक्टर है कि आप इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब मेरे पास ये मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं, टिन और लेड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इन फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप के उनके काउंटर पार्ट से कंपेयर कर रहा हूं, यानी उतनी ही है। स्टूडेंट, ये जो बातें मैंने आपसे की है ना, ऑल दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इन चीजों को आप देखिएगा, रिवाइज कीजिए। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 2 बातों को फोकस किया। हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को पढ़ा। लेक्चर के एंड पे रोजाना की तरह मेरी तो हमेशा आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छा शहरी बनाए, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में, आखिरत में अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करे, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल करे, अल्लाह ताला आपके जज्बे को, जिस जज्बे के साथ आप मेहनत कर रहे हैं और जो मंजिल आप हासिल करना चाहते हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी तमाम एफर्ट आपके साथ है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।